नारायण मूर्ति एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और निवेशक हैं। वह इन्फोसिस के सह-संस्थापकों में से एक हैं और इस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। नारायण मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में पैटर्नी कंप्यूटर सिस्टम में काम करके किया। बाद में उन्होंने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की और कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नारायण मूर्ति को उनके नेतृत्व और उद्यमिता कौशल के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नारायण मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और उन्होंने कई पुस्तकों लिखा, जिसमें से ए बेटर इंडिया, ए बुक ऑफ होम शामिल है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आदमी जिसने भारत के अंदर क्रांति ला दी। इनटू ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब, फादर ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेट ऑफ हिज टाइम, रिसेंटली न्यूज फॉर 70 आवर्स, जिसमें उन्होंने बोला कि हफ्ते के 70 घंटा काम करना चाहिए, खुद रिटायरमेंट तक 90 घंटा काम करते रहें। बात किसकी कर रहे हैं हम? एनआरएन श्री एनआर नारायण मूर्ति। पद्म विभूषण 2008 में इनको मिला। 11 लोगों थे परिवार में, जिनमें 8 बच्चे। लोअर मिडिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्फोसिस इन्होंने 1981 ईस्वी में फाउंड किया था। इंडिया की पहली रजिस्टर्ड कंपनी जो अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में पहुंची। इंडिया की पहली कंपनी जिसने अपनी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कि शेयर होल्डिंग देना शुरू किया। तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉय है भारत में। 3.5 लाख एम्प्लॉय 55 देशों के अंदर काम कर रहे हैं। सिंगल पर्सन फ्रॉम स्वीपर टू सीईओ, वो कहते हैं कि हर आदमी ने वैल्यू ऐड किया है नारायण मूर्ति की इस कंपनी के लिए। मैं आपको आज कुछ कहानियां बताऊंगी ऐसे अद्भुत जो हर बच्चे को, बड़े को पता होना चाहिए। पहली, सिंपलिसिटी लाइक ए सेंट, ऐसा राजा जो ऋषि के समान होना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, जेब भले ही खाली है लेकिन कपड़े ब्रांडेड पहनेंगे। खाने के लिए एप्पल यानी नहीं होगा, पर दिखाने के लिए एप्पल होना चाहिए। उन्हें लगता है टेक ऑफ करने है तो शो अप करना पड़ेगा, लेकिन साधारण होना सस्ते नहीं है। मूर्ति इसके सटीक एग्जाम्पल हैं। नारायण मूर्ति जो आज की स्कोडा लोरा चलाते हैं, एक बेडरूम उन्होंने अपने घर की पूरी केवल लाइब्रेरी से ही बना दिया है। मैसन अफोर्ड कर सकते हैं, पर 3 बेडरूम के मकान में आज भी वे रहते हैं। इन्फोसिस में आज भी कैंटीन और कैफेटेरिया में खाना खाते हैं। जब बच्चों की शादी हुई तो बच्चों की शादी में जितना भी पैसा मिला वो सारा अक्षय पात्र एस्कॉन को गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए दान कर दिया। आज भी खाना खाने के लिए बाद में अपनी बर्तन खुद धोते हैं, अपने टॉयलेट को खुद साफ करते हैं। जब एक कॉन्फ्रेंस रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, तो वो खुद जाकर उसको फटाफट शॉर्ट सर्किट को ठीक कर दिए और बोले इससे पहले कि कोई इलेक्ट्रिशियन आए खुद ही ठीक कर लेते हैं। लास्ट
पिक्चर उन्होंने 1983 ईस्वी में देखी थी, कूली। हाँ, कूली मूवी, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन को बेचारे को बहुत चोट लग गई, उस चक्कर में जाकर वे मूवी कूली को देखें। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी 1994 में अपने बच्चों के लिए बच्चों ने इनके लिए एक सरप्राइज मूवी हम आपके हैं कौन बड़ी रखी थी। फेमस पिक्चर हुआ करती थी उस समय का। मूर्ति ने क्या किए, अपने धर्म पत्नी के साथ उनकी एक सहेली को भी भेज दिया और खुद वो पिक्चर देखने के लिए नहीं गए। जॉब से रिजाइन करके उन्होंने सॉफ्टनिक्स नाम की कंपनी चालू करी थी, जो कि फेल हो गई थी, और बाद में वे पटनी कंप्यूटर्स, इंफोसिस, इन्होंने एक से बढ़कर एक बाद में कंपनी को स्टार्ट किया। इनके बारे में मोहनदास पाई, जो इनके को फाउंडर, वो कहते हैं, इफ यू परफॉर्म, इफ यू एग्जिट्स, यू डोंट परफॉर्म, यू डोंट एग्जिट्स फॉर हिम। अगर परफॉर्मर है तो मूर्ति आपको रोज मिलेंगे, आपसे रोज बात करेंगे। अगर परफॉर्मर नहीं है तो मूर्ति को पता भी नहीं है कि आप एग्जिट्स भी करते हैं। ऐसे लीडर थे नारायण मूर्ति। 1969 में आईआईटी कानपुर से एमटेक बहुत मुश्किल से करी। तनख्वाह देने के पैसा नहीं था ना। मिडिल क्लास परिवार से पिता ने मना कर दिया। खुद जुगाड़ करके गए। यंग ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जुगाड़ करके ज्वाइन किया, और बाद में जब इन्हें आईटी समझ में आई तो आईटी में मूव कर गए। 2-3 महीने बाद खत्म हुई इनकी एमटेक, तो 2-3 महीने बाद तो इनकी 3 नौकरियां मिली। टेलको मिली 1600 का महीना, और टिस्को में मिली 1700 का महीना, और एयर इंडिया में मिली 2000 की महीना। लेकिन इन्होंने तीनों छोड़ दी। IIMA हैदराबाद में रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया 650 रुपया में। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस समय कंप्यूटराइजेशन का जमाना था और ये आईटी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बोला 2000 का नौकरी छोड़कर 650 रुपया का नौकरी ज्वाइन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इस समय कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है और मैं कंप्यूटराइजेशन सीखना चाहता हूँ। पूरे बैच में एक ही मैं था कि आधी से कम की तनख्वाह में जाकर कंप्यूटराइजेशन सीखना पसंद किया मॉडर्न में। और उन्होंने बाद में सॉफ्टरॉनिक्स नाम की कंपनी चालू करी, जो 1.5 साल बाद फेल हो गई। सॉफ्टरॉनिक उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना। इसके बाद क्या हुआ, ये कन्फ्यूज्ड कम्युनिस्ट थे। और पहले कम्युनिस्ट मतलब क्या, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। बाद में इन्होंने कंपैशनेट कैपिटलिस्ट बने। ये कब हुआ, जब इन्होंने कभी कभी तरक्की का रास्ता टॉर्चर से होकर गुजरता है, जो इनको यूरोप में एक बार बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था। लोग धक्का खाकर ही धमकदार बनते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1974 में मूर्ति एक बार जो है लेफ्टिस्ट वैल्यू के साथ, उन दिनों ये वेस्ट गए थे, यूरोप में गए थे। बल्गेरिया में ये इनका पर्स चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया। अब बैग चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, मूर्ति परेशान। रेलवे स्टेशन पर सोए रात भर। बड़ी मुश्किल से ये रेलवे टिकट लेकर इन्होंने फ्रेंच कपल के साथ इन्होंने ट्रेन के अंदर कन्वर्सेशन कर रहे थे। फ्रेंच कपल में इन्होंने जो लड़की के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि मेरे बीबी को, मेरे गर्लफ्रेंड को ये छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया, पुलिस को बुला दी। पुलिस ने 3 दिन तक मूर्ति को 8x8 के कमरे के अंदर, उस समय 60 डिग्री टेम्परेचर में लगभग बिना कपड़ों के रखा। न खाना दिया, न पीने को दिया। बहुत बुरा हालत कर दिया। बोला टॉयलेट भी करना है तो इसी कमरे में करना है। मूर्ति कहते हैं, मेरे जिंदगी का सबसे बुरा समय, नर्क देखा था मैंने उस समय। और 3 दिन के बाद बल्गेरिया के सरकार ने उन्हें बोला कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम मेरे मित्र दोस्त फ्रेंडली कंट्री इंडिया से आते हो। इंडिया उस समय कम्युनिज्म इंडिया में बहुत चल रहा था। तो मूर्ति ने सोचा कि अगर फ्रेंड के साथ एक कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा बिहेव कर रही है, तो सोचो एनिमी के साथ कैसा करेगी। उस दिन उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ करके कैपिटलिज्म
एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करूंगा मैं। और तब से वे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए निकले, लेकिन बोला ऐसा एंटरप्रेन्योर बनूंगा जिससे मैं सबका ध्यान रखूंगा, फेयरनेस रखूंगा। और ये फेयरनेस अपने परिवार में रखा। परिवार साइकिल के दो पहियों की तरह है, एक के प्रायोरिटी दो तो दूसरा पंचर हो जाता है। मूर्ति इसके बैलेंस को और अच्छे से इसकी वैल्यू को समझते थे। बैलेंस के बिना सब बिगड़ जाता था, मूर्ति ये बात को समझते थे। तो एक दिन ऐसा था कि इनको अपनी कंपनी इन्फोसिस के लिए लोन के लिए जरूरत थी और बैंकर लोन देने के लिए टाइम नहीं दे रहा था। बैंकर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। मूर्ति बहुत दिन से उनके उस बैंकर के पास जाते थे, उस बैंकर के पीछे मूर्ति बहुत दिन से पड़े हुए थे। और जिस दिन उसने टाइम दिया बैंकर ने, उस दिन इनके धर्म पत्नी और मूर्ति के बेटी दोनों का तबीयत खराब हो गया। तो इन्होंने बहुत परेशान हो गया और सोचा बैंकर से मिलूं तो पीछे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, और बीवी बच्चों को देखूं तो बैंकर से जो लोन मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा और मेरे इन्फोसिस को जो खड़ा करना था वो नहीं खड़ा हो पाएगा। मूर्ति ने क्या किया, अपने धर्म पत्नी सुधा मूर्ति को दवाई खिलाई और उनको बोला कि तुम सो जाओ। बेटी को दवाई खिलाकर और साथ में गोद में लेकर बेटी को बैंकर के पास चले गए। 2 घंटे साथ में बेटी को लेकर बैंकर के पास जाकर और दवाई को खिलाते रहे और हिलाते रहे और बैंकर से बातचीत करते रहे। बैंकर ने इतना इम्प्रेस हुआ कि ना कि उनको बैंक का लोन दिलाया और बल्कि और भी इन्वेस्टर से मिलाया। ध्यान से सुनिएगा, दिवाली आने वाली थी 2 दिन के बाद और ये 12 नवंबर को सबको तनख्वाह दिया करते थे। हर बार 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 दिसंबर, हर बार 12 को दिया करते थे। वेंडर की पेमेंट 12 तारीख को रात को आई। अब 13 तारीख को धनतेरस। अब उस समय ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ करता था। ये बात 1982 का है। 1982 में उस टाइम तो ट्रांसफर इतना तेज होती नहीं थी। 13 तारीख धनतेरस के दिन जब पूरा दुनिया सोना खरीदती है, उस दिन ये अपने पत्नी की सोने की गहने को इन्होंने ले जाकर सोनार के पास गिरवी रखा और 13 तारीख को जाकर इन्होंने पैसा लेकर आए और हर एक को लिखी कि 12 की जगह आप लोगों को 13 को तनख्वाह दे रहा हूँ, कि उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अपने गहने गिरवी रखकर सबको इन्होंने तनख्वाह दी 13 तारीख को। 13 तारीख को सुबह सुबह दिवाली से पहले सबको तनख्वाह मिल गई और साथ में इन्होंने चिट्ठी लिखी। उस समय इनके पास केवल 21 एम्प्लॉय थी इन्फोसिस में। स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं मैं। मात्र 21 एम्प्लॉय थे इनके कंपनी में, जो इन्फोसिस था उसमें। और वो जो 21 एम्प्लॉय थे वो आज तक इनको छोड़कर नहीं गए। कोई या तो रिटायर हो गए या उनकी देहांत हो गई, अदरवाइज वो ऐसे छोड़कर इनको अभी तक उनके साथ जो है वो काम करते रह गए। छोड़कर इनके एम्प्लॉय जो थे 21 वो नहीं गए। बहुत कम लोग होते हैं कि खुद का त्याग करते हैं ताकि दूसरों की तरक्की ना रुके। आपका बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि लोग आपको ट्रीट करेंगे या टॉलरेट करेंगे। एक बार की बात है, उनको कोलकाता ऑफिस के काम से अपनी पत्नी के साथ ट्रेवल करना पड़ रहा था। ऑफिस के काम के लिए वो जा रहे थे और पत्नी के साथ गए। उनको बड़ा एक रूम दिया गया होटल में। तो मूर्ति ने ये सोचा, इन्फोसिस के पैसे पर पत्नी मेरे कमरे में रहे, इन्फोसिस पैसा दे रही है और पत्नी तो घूमने आई है यहाँ और साथ में मेरे कमरे में है। उस कमरे का किराया जिसका इन्फोसिस दे रहा है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एक और कमरा लो, उसके पैसे मैं दूंगा, मेरे तनख्वाह से कटेंगे, इन्फोसिस से नहीं कटेंगे। होटल का जो मालिक था वो बड़ा घबरा गया, बोले कि ठीक है दूसरा रूम दे रहे हैं, वो कम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। मूर्ति गुस्सा खा गए, बोले कोई चक्कर नहीं है, पैसा दूंगा मैं। हाँ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, आने वाला समय में जितने भी फेक बिल्स हुआ करते थे ना कंपनी में, वो 80% इनके को फाउंडर ने बताया वो घट गए, क्योंकि वो मूर्ति का एग्जाम्पल देखते थे। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वैसा वैसा उसका फॉलोअर करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा उसका फॉलोअर करेगा। इसलिए आज इन्फोसिस जायंट है दुनिया। माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को बोले तुम खुद अपने दम पर खड़े हो गए। मूर्ति जी की जो खुद की पॉलिसी थी वो अलग ही थी। वो अपने से बड़े, वो उनका जो अपना वसूल था वो था। हार्वर्ड से उनका बेटा रोहन पढ़ कर के वहां से MBA करके आया और
मूर्ति ने बोला, तू मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन, पहले अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, उसके बाद तुझे नौकरी दूंगा इंफोसिस में। और बोले, जब तक मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिटायर नहीं होता तब तक तुम खाली बैठा रहेगा। खाली बैठा कर उन्होंने अपने खुद बेटे को, रोहन जो उनका बेटा था, उनको 3 साल खाली बैठा कर घर पर रखा। और जब तक वो एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट था रिटायर नहीं हो गया तब तक उसको खाली बैठा कर रखा। जब रिटायर हुआ उसके बाद 3 साल बाद ये जो उनका रोहन बेटा था उसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्वाइन किया और उसके बाद आगे चल के आगे बढ़ा।